Hi friends, in this video we'll study chapter number 7 Post Independence India of Social Science Class 9th GSEB NCERT syllabus। दोस्तों इस वीडियो में हम सातवां पार्ट करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। ये सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में से है 9वीं क्लास के GSEB NCERT सिलेबस में से। इस चैप्टर को हमने 4 भाग में विभाजित किया है। ये तीसरा वीडियो है उसका। फ्रेंड्स, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स। वी विल बी डूइंग द थर्ड पार्ट ओवर हियर। So friends, in the first two part we saw that how the 562 princely states were merged into Union of India. 3 states of our country, Junagadh, Hyderabad, and Jammu and Kashmir had issues and they did not join, but post lot of negotiations they become a part of India. Some part of Jammu and Kashmir still remained with Pakistan. दोस्तों पहले 2 हिस्सों में हमने देखा कि यूनियन जो भारत का बना उसमें 562 रजवाड़ों में से 559 रजवाड़े विलीन हो गए। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ये तीनों अलग थे। जूनागढ़ और जूनागढ़ और हैदराबाद तो एक हो गए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा पाकिस्तान के बाद पास आज भी है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स में से पोर्चुगीज़ और फ्रेंच कॉलोनीज़ के पास कुछ स्टेट्स थे जो नेगोशिएशंस या वॉर के बाद या हमला करने के बाद भी हमारे पास आए। तो पोस्ट दैट वी नो दैट lot many Portuguese colonies and French colonies were not under our control. After a lot of negotiations and maybe war as well and fights as well, we got these territories under us. इसके बाद हमने आगे देखा कि कैसे स्टेट्स बने थे ABCD के हिसाब से, उसको विलीन करके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने। Further, we saw that how onward the classification of state was done as a part of ABCD, and then that was cancelled, and then we had 2 parts, states and union territories. This making of states happened till the year 2014, till Telangana was separated from Andhra Pradesh. तो ये स्टेट्स बनाने का प्रोसेस 2014 तक आखिर में अभी तक चला है, जहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ है। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। Currently, the Indian Union consists of 28 states: Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Kerala, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एंड झारखंड। सो ये 28 स्टेट्स हैं जो भारत में हैं। 7 यूनियन टेरिटरीज are there, और 7 यूनियन टेरिटरीज भी है। कौन से हैं? चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड 1 नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो ये 7 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी है। Regionalism. India has unity in diversity, in which people following diverse religions, speaking different languages, belonging to different caste, race and cultures have been living since centuries in the country. भारत में अलग अलग प्रांत के लोग, धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग सेंटर्स में हैं और ये साथ में सालों से, दशकों से साथ में रह रहे हैं। No other country in the world has such diversity as India has. पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ इतनी सारी विविधता होने के बावजूद सारे लोग एकजुट होकर रहते हैं। ये आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। Cultural programs is not associated with particular caste or creed, has its unified effort of people living in India. तो कल्चर प्रोग्राम अगर होता है तो वो नाती धर्म जात के बेसिस पर अलग अलग नहीं होता है। ये भारत का यूनिफाइड एफर्ट है और हम सब लोग साथ में मिलके मनाते हैं। ये हमने देखा होगा कि हम हमारे जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो उसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम मनाते हैं। शायद हम उसको मानते ना हो, फॉलो ना करते हो, लेकिन उसका हिस्सा बनकर उसको एंजॉय ज़रूर करते हैं।
There are a lot many festivals that we celebrate in India. We might not be following them as our own religion or caste, but we do celebrate. We might, we might be participating it, celebrating it, and this has been happening since centuries. Friends, this is the most important paragraph, so I want you to pay attention over here. One of the main reasons for creating the feeling of regionalism are certain greedy politicians, various communal groups who exploit the feelings of people and lure them for their motives. तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है रीजनलिज्म का। ये इनका मेन कारण कौन है? तो ये पॉलिटिशियंस है, स्वार्थी पॉलिटिशियंस है, कुछ कम्युनल ग्रुप्स है जो हमेशा लोगों को अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग करते रहते हैं। People who create and instigate regionalism are harmful elements of the national unity and integrity. तो भारत की यूनिटी, एकजुटता और इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाने वाले ये लोग जो हैं, ये जो लोगों को उकसाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं, ये दीमक है। मेरा ये खुद का मानना है कि ये लोग दीमक है। देयर एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज़ गुड थॉट। खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, बट द वन हु पोजेज डेंजर टू द सोसाइटी एट लार्ज नेवर एस्पायर्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन जो व्यक्ति सोसाइटी के लिए हानिकारक है, वो पूरे देश के डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोचेगा? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक्टिविटीज़ हार्मिंग वंस ओन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन। तो कोई भी एक्टिविटी हो जो खुद के राज्य को हानि पहुंचाए या देश को हानि पहुंचाए, ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड वर्किंग फॉर वंस ओन कंट्री इज़ नेसेसरी। इसके अलावा इस सारी चीज़ को साइड पे रख के हमारे देश को या खुद के देश को आगे बढ़ाने की सारी कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द थॉट फॉर वंस ओन कंट्री शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद खुद के राज्य को इम्पोर्टेंस ना मिले और पूरे देश को इम्पोर्टेंस मिले, ये भावना हमेशा आनी चाहिए। Now, just in case you have a question in mind that why is this paragraph important, I want to tell you that students, you are the future of this country. You are the further generations of this country, and these things that are explained in a positive way in this paragraph needs to be very clearly understood by you. दोस्तों, अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कन्हैया सर ने ऐसा क्यों कहा कि ये पैराग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप भारत के भावी भविष्य हो, तो आपके दिमाग में ये जो पॉजिटिव चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई हो एकदम क्लियर होनी चाहिए। और मेरी हमेशा सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहती है कि आप अगर हमारे सिटीजन्स हो और आगे जाके अच्छे नागरिक बनोगे, तो ये जो चीज़ यहाँ इंडिया का फर्स्ट की जो बातें बताई गई है इस पैराग्राफ में, दिस सीड्स शुड बी इन योर माइंड। ये चीज़ें, इसके बीज आपके दिमाग में होने ही चाहिए कि भारत पहले आना चाहिए, स्टेट और आपके निजी स्वार्थ बाद में। It becomes very obvious for people speaking common languages, sharing common culture, and living in certain specific geographical regions for a long time to develop emotional bondage for one another. तो एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि एक भाषा बोलने वाले लोग, एक कॉमन कल्चर से लेने वाले लोग और सर्टन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में रहने वाले लोग का एक दूसरे के साथ एकजुट होना स्वाभाविक है। लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के तीन मेन हिस्से हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, कास्ट मतलब जाति और रिलीजन मतलब धर्म। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। लैंग्वेज स्टिमुलेट्स रीजनलिज्म को लैंग्वेज दर्शाता है। पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रेंज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो हिंदी स्पीकिंग वाले लोग जो नॉर्थ भारत में हैं और साउथ भारत में नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं, वो अलग रेंज डिमांड करते रहे हैं। द स्टेट रिकग्निशन कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द रिकग्निशन ऑफ डिवीजन ऑफ रीजन्स एज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो स्टेट रिकग्निशन कमेटी जो कमीशन बना था, इसने ऑलरेडी स्टेट रिकग्निशन कमीशन जो बना था, इसने ऑलरेडी रिकमेंडेशन स्वीकार किए हैं कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बेसिस पर डिवीजन होना चाहिए, स्टेट्स क्रिएट होने चाहिए। Friends, the previous paragraph that I said is important for you, and this current information that we just said about language, caste, and religion is again important for you to know. I really want to know your views on the unity of India, so please comment below and put across your thoughts. दोस्तों, प्रीवियस पैराग्राफ जो मैंने बताया सिटीजन्स के हिसाब से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, और जाति, धर्म और भाषा के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में भी, आपके विचार क्या है वो ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए नीचे प्लीज़। कास्ट एंड रिलीजन,
पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया, अलग अलग धर्म वाले लोग भारत में रहते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टन रीजन्स, तो कुछ कुछ जगहों पर एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी है, ऐसे कुछ एरियाज भी है भारत में। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन। उदाहरण के तौर पर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनके कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशनल, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन सारे अलग है। Bodo people in Assam have been demanding a different region, therefore stormy movements have been taking place. बोडो प्रजाति के लोग जो आसाम में रहते हैं उनको एक अलग रीजन का डिमांड करते रहे हैं, इसीलिए बहुत ही हानिकारक मूवमेंट्स वो हमेशा करते रहे हैं। उल्फा टेररिज्म इज़ एक्टिव इन आसाम, इसी की वजह से उल्फा टेररिज्म भी आसाम में एक्टिव है। दोस्तों, व्हाट इज़ उल्फा, यू माइट वांट टू गूगल इट एंड लर्न मोर। उल्फा ये क्या है, आपको ये गूगल करके और जानने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म, ये रीजनलिज्म की वजह से ही पंजाब और हरियाणा भी अलग हो गए थे। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इसी के वजह से झारखंड बिहार से अलग हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के वजह से उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। Currently, the demand for separate Vidarbha region from Maharashtra has been going on. तो आजकल जो बातें हो रही है विदर्भ रीजन महाराष्ट्र अलग होना चाहिए, ये बातें भी आज हो रही हैं। इसका कारण भी वही है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एज यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। तो ये भारत के हित में नहीं है कि ऐसे छोटे छोटे विभाजन किए जाए, क्योंकि भारत की यूनिटी ही एक मेन प्राधान्य होने चाहिए हर किसी के दिमाग में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। भारत का संविधान भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बताता है। During the time of recognition of state, regional demand should not be the priority of, but unity of the country should be the main aim. लेकिन जब आप रिकग्निशन करते हो स्टेट्स के, उस वक्त रीजनल डिमांड मेन प्राधान्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या होना चाहिए, मेन एम कंट्री एक है और कंट्री को एक यूनिट बना के रखना है, उसकी यूनिटी को बरकरार रखना है, ये एम हमेशा दिमाग में होना चाहिए। रीजनल इनक्वालिटी, the foreign rulers did not undertake developmental activities in place where they did not get any economic profit. तो फॉरेन रूलर्स जितने भी भारत में थे उन्होंने कोई भी ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटी हाथ में नहीं ली थी जहां उनको कोई मुनाफा दिखाई ना दे। एज अ रिजल्ट देयर वाज रीजनल इनइक्वालिटी इन सच प्लेसेस, इसी के कारणवश ऐसी जगहों पर रीजनल इनइक्वालिटी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पीसीआई जिसको कहते हैं, ये बनाया था सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वन ऑफ इट्स मेन एम वॉज टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो इसका एक मेन एम क्या था कि डिफरेंट रीजन्स जो है उसको वहाँ बैलेंस बने, इसके लिए उसको बनाया था। इन फैक्ट रीजनल प्रेशर, सर्टन पॉलिटिकल रीजन्स, द टग ऑफ वॉर टू टेक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू देयर ओन रीजन, द मैक्सिम्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा एंड अदर फैक्टर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। तो सही मायने में आप देखें तो रीजनल प्रेशर, कुछ पॉलिटिकल रीजन्स के वजह से टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच का जो बोलते हैं ना, वैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपने रीजन्स में लेके जाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। ये सारे फैक्टर्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले किया था। Therefore, regional inequality is seen in matters of equal development. तो रीजनल इनइक्वालिटी इसको एक रीजनल डेवलपमेंट के नज़रिए से देखना चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रांट्स गिवन आर द फैक्टर्स फॉर रीजनल इनइक्वालिटी। तो रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट के और ग्रांट्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स है रीजनल इनइक्वालिटी के। इवन विद इन डेवलप्ड, मॉडरेटली डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स, इंटरनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कंसिडरेबली। तो जो अंदर जो डेवलप्ड स्टेट है, कम डेवलप्ड है और सबसे कम डेवलप्ड स्टेट्स है, उनके अंदर भी रीजनल इनइक्वालिटी है ही। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इज़ कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र को एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है, बट इट्स रीजन्स लाइक विदर्भ एंड मराठवाड़ा आर बैकवर्ड। लेकिन उसके कुछ रीजन्स जो है विदर्भ और मराठवाड़ा के, ये एकदम बैकवर्ड और पछात माने जाते हैं। सर्टन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल डेवलप्ड, वाइल एरियाज लाइक रायलसीमा
एंड तेलंगाना आर कंसिडरेबली बैकवर्ड। आंध्र प्रदेश को एक डेवलप स्टेट माना जाता है, उसके कुछ एरियाज बहुत डेवलप है, लेकिन रायलसीमा और तेलंगाना को एक बैकवर्ड जगह कंसिडर की जाती है। सम रीजन्स आर अहेड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाइल सम रीजन्स आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड। कुछ जगह को आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के जगह पर बहुत आगे है और कुछ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। There are many factors between these states which are quite visible for regionalism. States के बीच में भी regionalisms के बहुत सारे factors दिखाई दे हैं. There are some states who are who are at logistical for boundaries even though they are part of India. बहुत सारे states में boundaries को लेकर भी आज भी नोकझोंक चल रही है, ये भारत का एक हिस्सा होने के बावजूद. Like between Maharashtra and Karnataka, Punjab and Haryana, the boundary issues are still going on. उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में बाउंड्री इश्यूज आज भी चलती है. नैरो माइंडेडनेस इज सीन इन रीजन्स टू एक्वायर पर्सनल मोटिव्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एक छोटे सोच वहाँ दिखाई देती है, अपने अपने निजी स्वार्थ को, स्टेट्स के स्वार्थ को वहाँ दिखाई देती है, जहाँ पे पानी का बंटवारा हो, मिनरल्स हो, रॉ मटेरियल्स हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो यहाँ स्मॉल माइंडेडनेस जिसको कहते हैं नैरो माइंडेडनेस, वो दिखाई देती है. This regional inequality and narrow-mindedness is tremendously harmful to the unity of the country. तो भारत की यूनिटी के लिए ये रीजनल इनइक्वालिटी और नैरो माइंडेडनेस बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल है. मीन्स फॉर प्रिजर्विंग कंट्रीज डिग्निटी, सुपीरियर पोजीशन शुड बी प्लान्ड रादर देन टेकिंग इंटरेस्ट इन रीजनल डेवलपमेंट. तो भारत की डिग्निटी कहाँ है, भारत की डेवलपमेंट कहाँ होगी, उसका सुपीरियर पोजीशन कैसे आएगा, ये सोचना चाहिए, ना कि खुद का रीजनल डेवलपमेंट कैसा हो. तो जैसे आगे भी बताया, कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए. फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड क्विज फॉर द वीडियो पार्ट नंबर 3. दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन आंसर वाला क्विज़ है, ये हमारे तीसरे वीडियो के लिए है. इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे भेजिएगा. प्लीज़ सेंड द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इफ़ यू रिक्वायर्ड प्लीज़ पॉज दिस वीडियो. दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज भी कीजिएगा. Friends, the third part of our chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे चैप्टर का ये तीसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दिस इज़ कन्हैया पटेल. जय स्वामीनारायण.